हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, सब मस्त, वेरी गुड। बच्चों, आज हम लेके आए हैं अपना अकाउंटिंग का पार्ट 2 वीडियो। तो बिना समय खपाए हम लोग शुरू करते हैं अपना वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप हमारा चैनल गर्व क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है अकाउंटिंग का प्रोसेसिंग। बच्चों, इसमें हम लोग देखेंगे कि जो अकाउंटिंग होता है उसका प्रोसेसिंग कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप क्या होती है पहली चीज़ें, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। तो बच्चों, सबसे पहला जो होता है ना किसी अकाउंटिंग के लिए, वो ट्रांजैक्शन का होना ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो होता है वो ट्रांजैक्शन होता है। जब कोई ट्रांजैक्शन होगा तो फिर उस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग होगी, है ना बच्चों। और जब वो ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे तो रिकॉर्ड करने बाद उसको क्लासीफाई करेंगे। ठीक है बच्चों। और जब वो ट्रांजैक्शन आपको क्लासीफाई हो जाएगा तब उसका हम समरी बनाएंगे। और जब बच्चों उसका समरी बन जाएगा तो उसके बाद उसको एनालिसिस करेंगे, है ना बच्चों। उसका एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद फिर उसका रिजल्ट जो है वो हमारे सामने आएगा। ठीक है। तो बच्चों से अकाउंटिंग का डिफिनेशन भी है, एंड अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइज, ठीक है, ऑफ ऑल अकाउंटिंग, ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ठीक है, विद एनालाइसिंग एंड रिजल्ट। तो कहने का मतलब बच्चों, जो अकाउंटिंग का जो प्रोसेस उसके पहले ट्रांजैक्शन होने हैं, रिकॉर्डिंग होगा, क्लासीफाई होगा, समरी होगा, एनालिसिस होगा, रिजल्ट होगा। बात करें बच्चों ट्रांजैक्शन की, तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मानिए आप मार्केट जाते हैं और मार्केट के लिए आपको घर से मानिए 1000 रुपीज़ मिलता है। ठीक है बच्चों। आपको अब इसका कुछ सामान लेके आना है। ठीक है। आप मानिए आपके पास में 1000 है, 500 के नोट है। ठीक है। आपके पास में चेंज नहीं है मानिए, और मार्केट आपके यहाँ से थोड़ी सी दूर है, घर से दूर है। ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप ऑटो करते हो। ठीक है। आप ऑटो करते हो और ऑटो से 50 रुपीज़ अप एंड डाउन, इसीलिए इंटू 2 कर दे रहा हूँ। आप 100 रुपीज़ खर्च करते हो। आप 100 रुपीज़ खर्च करते हो। उसके बाद बच्चों क्या करते हो, आप जब मार्केट पहुंचते हो तो फिर आप क्या करते हैं कि मानिए वेजिटेबल में आपने वहाँ पे 200 रुपये खर्च किए। वेजिटेबल के बाद आप जाते हैं मानिए स्टेशनरी पे आपने 100 रुपये खर्च किए। ठीक है बच्चों। स्टेशनरी के बाद आप रिफ्रेशमेंट पे चले जाते हैं कहीं। अभी रिफ्रेशमेंट नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि मतलब बच्चे आइसक्रीम खाते हैं। कितने बच्चों के मुंह में पानी आ गया होगा आइसक्रीम का नाम सुन के। खैर कोई बात नहीं, अभी मत खाना आइसक्रीम, वैसे भी मौसम सही नहीं चल रहा। तो आइसक्रीम पे मानो 40 रुपये खर्च कर दिए। ठीक है। अब आपके इसमें टोटल कितने अमाउंट खर्च हुए, 450 हुए। ठीक है। इसके बाद आप वहां से कुछ क्लॉथ लेते हैं, 300 रुपये खर्च आते हैं। ठीक है। मान के चलते हैं कि ये टोटल हमारे जो है ना ये एक्सपेंस हो गए। ये बच्चों हो गए 740 रुपए के। जो रेस्ट बचा 260,
ये आपने घर पे फिर वापस कर दी। ठीक है, आप ले गए थे 1000 एक्सपेंस के 740, 260 आपने वापस किया। अब अगर जरा देखें तो इनको प्रोसेस होने के लिए क्या हुआ, तो बच्चों सबसे पहले क्या हुआ, ऑटो फेयर ट्रांजेक्शन है, मार्केट वेजिटेबल लिया ट्रांजेक्शन है, स्टेशनरी लिया ट्रांजेक्शन है, आइसक्रीम खाई रिफ्रेशमेंट है, क्लॉथ लिया, ये भी आपको ट्रांजेक्शन में आ गए, है ना। तो बच्चों सबसे पहले हमने, अब जब घर पे जाते हैं तो वहाँ पूछते कि कहाँ कहाँ खर्चा किया वो बताओ, तो आप फिर जो ट्रांजेक्शन जो आपने किए उसका आपने रिकॉर्डिंग किया, उसको आप बताते हैं कि ये मैंने खर्चा की है। ठीक है, बोलता ठीक है तूने खर्चा किया वो तो बता दिया, लेकिन कहाँ कहाँ किया वो बताओ ना। तो फिर हम क्लासीफाई करते हैं कि मार्केट में इतना गया, स्टेशनरी में इतना गया, आइसक्रीम में इतनी गई, और मैंने कपड़े लिए उसमें इतने हुए। ठीक है, फिर इसकी बच्चों समरी बनती है कि टोटल कितना खर्चा हुआ। ठीक है, अब खर्चा होने के बाद अब इसकी एनालिसिस की जाती है कि ये जो इन्होंने खर्चे किए ये खर्चे क्या सही है। तो बच्चों एनालिसिस क्या होता है कि चलिए ठीक है, मार्केट दूर था, आपने ये 100 रुपये खर्च किए, चलिए ठीक है, ओके। वेजिटेबल लिए, चलिए ठीक है। स्टेशनरी 100 की, चलो ये भी ठीक है। आइसक्रीम, आइसक्रीम क्यों खाई भैया, क्वेश्चन मार्क, आइसक्रीम अभी नहीं खानी थी। तो ये एनालिसिस में ये आके यहाँ पे क्वेश्चन बना। फिर क्लॉथ, अभी क्या जरूरत थी भाई क्लॉथ लेने की, बाद में लेते। तो जैसे कि एनालिसिस में ये जो 2 क्वेश्चन उठे, ये क्वेश्चन में आ गया, ये क्वेश्चन बन गया। तो ये है एनालिसिस, मतलब ये खर्चे सही है या गलत है, इसका जो एग्जामिन होता है ना वो आपको होता है एनालिसिस में। और जब एनालिसिस का रिपोर्ट आ जाता है तो उसके बाद उस पर रिजल्ट आते हैं कि ये जो खर्चे हुए ये सही थे या नहीं थे, आगे इसको किस प्रकार से रोकने हैं या किस प्रकार से करने हैं। अगर मानिए बंदा मार्केट जा रहा, अगर वो आइसक्रीम खा रही है तो उससे काउंटिंग के हिसाब से उतने ही रुपए दो जितने ज़रूरी है, जितना कि वो खर्च करे, एक्स्ट्रा अमाउंट उनके हाथ में नहीं दो, ये फाइनली रिजल्ट आता है। तो बच्चों कहने का मतलब है कि किसी भी अकाउंटिंग के प्रोसेस के लिए पहले तो वो ट्रांजैक्शन होना ज़रूरी है, फिर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग होगा, फिर उसका क्लासीफाई यानी उसको वर्गों में बांटा जाएगा, फिर उसका समरी बनेगा, ठीक है, सारणी बनेगा, फिर उसका एनालिसिस होगा, फिर फाइनली रिजल्ट आता है। तो ये बच्चों है अकाउंटिंग प्रोसेस का तरीका। क्या आपको ये अकाउंटिंग प्रोसेस समझने में कोई दिक्कत आई है? अगर नहीं आई है तो मैं आपको समझा पा रहा हूँ। अगर आप नहीं समझे तो आप वीडियो में प्लीज़ कमेंट डालिए इसमें क्या ऐसी कमी है जो मैं आपको नहीं बता पा रहा, तो मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो में उस चीज़ को कवर करने का, ताकि आपको पूरी जानकारी सही तरीके से मिल पाए। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा मिटाते हैं इसको। अब बच्चों देखते हैं कि नॉर्मल जो अकाउंटिंग होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो बच्चों जो अकाउंटिंग होती है ना वो 3 प्रकार से होती है। पहला होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, और तीसरा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और क्या क्या होती है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, क्या होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर, क्या होती है फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर, ये आइए हम देखते हैं। तो बच्चों जैसा कि बात करें हम कि अकाउंटिंग के तरीकों की, तो बच्चों इसको जो है ना पहला होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है बच्चों, उसके बाद दूसरा बन के आता है बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग, और तीसरा होता है बच्चों मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है बच्चों, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अच्छा अब देखते हैं बच्चों कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर क्या सब होते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमारा बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट,
इसी के अंदर बनता है हमारा, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ही बनता है हमारा बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है बच्चों। तो ये जो है ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये वो तो बनता है, ये इसका काम जो होता है, ये जो रिपोर्ट जिस अकाउंट्स के अंतर्गत बनता है वो हमारा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ये सबसे बेहतरीन चीज़ में से एक है, अकाउंटिंग में से एक है। अकाउंटिंग तो तीनों ज़बरदस्त है, लेकिन इसमें क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग में, खास करके कॉस्टिंग के बेस पे। कॉस्टिंग का बेस से मतलब है कि अगर मेरे पास ये कलम है तो इस कलम की कीमत, इसकी पूरी एनालिसिस होती है कि ये जो कवर बनेगा, जिस मेटल से बनेगा उसकी क्या कॉस्टिंग आएगी, इसकी प्रोडक्शन में क्या खर्च होंगे, इसको बनाने में लेबर का क्या खर्च आएगा, इसके अंदर जो कुशन है वो कुशन का मतलब क्या प्राइस है, इसमें जो इंक डला है उसकी कितनी कीमत होगी। मतलब एक एक चीज़ कोई मतलब जो प्रोडक्ट जो बनता है या प्रोडक्शन से जो रिलेट होता है उसकी एक एक डिटेल शामिल होती है बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग में, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सबसे इम्पोर्टेंट जो मेन हो गया ना वो हो गया प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन का डिटेल है, किसी प्रोडक्शन में क्या खर्च हो गया, या फिर आप ये बोल लो कि उसकी सेलिंग में क्या खर्च आया, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से डिस्ट्रीब्यूटर टू डीलर, अगर मानिए डीलर के पास ये माल गया, इसमें हमारा क्या खर्च हुआ। या फिर हम ये देखते हैं कि जहाँ पे हमारा मैन्युफैक्चर हो रहा है, जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग हुआ, वहाँ से अगर हमारा CNF के पास माल गया, इसमें क्या खर्च बैठा, ये सारा जो है ये आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आता है, ठीक है बच्चों। और तीसरा है बच्चों जैसे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है बच्चों कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इन दोनों के बनने के बाद ही बनता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है कि भैया आप मुझे बताओ कि मेरे बिजनेस का ना परफॉर्मेंस कैसा है। और बेसिकली बच्चों जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है ना वो परफॉर्मेंस को ही डिनोट करता है। अब परफॉर्मेंस क्या होगी, ठीक है, आप मुझे मेरे बिजनेस का ना रेशियो बताओ, मेरे बिजनेस का रेशियो कैसा चल रहा, ठीक है। फिर इसका आप बोल सकते हो फंड फ्लो, मेरे बिजनेस का फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाओ आप, या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ। है ना बच्चों। तो ये बेसिकली तरीके हैं, ये बेसिकली आपको अकाउंटिंग के पार्ट हैं कि किस किस तरीके से अकाउंटिंग होती है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग होती है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है। और एक और प्यारी सी जानकारी आपको बच्चों मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है ना, इसको जो जानता है, इसको जो जानकार होते हैं, इसके जो एक्सपर्ट होते हैं, उसको बोलते हैं CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और कॉस्ट अकाउंटिंग के जो बच्चों एक्सपर्ट होते हैं उसको बोलते हैं बच्चों CWA। या आप इसको ऐसे समझो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए जो कोर्स इंडिया में या फिर इंडिया से बाहर नेशनल या इंटरनेशनल जो अवेलेबल है वो है CA। मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए जो कोर्स अवेलेबल है वो है CA। कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए जो कोर्स अवेलेबल है उसको बोलते हैं CWA, ठीक है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए जो है वो है CMA, ठीक है, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सर्टिफाइड वर्क अकाउंटिंग और चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये 3 चीज़ें हैं। तो बच्चों क्या है बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर मैं आपको समझा पाया हूँ तो बच्चों इस वीडियो पे फिर लाइक तो बनता है, तो मुझे इंतज़ार रहेंगे आपके कमेंट का और आपके लाइक का। अब चले एक चीज़ इसमें और ऐड करते हैं और समझते हैं कि ये जो अकाउंटिंग होता है ना, ये अकाउंटिंग के नेचर कितने होते हैं, किस प्रकार के इसके नेचर होते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों अगली वीडियो में। बच्चों जैसा कि अभी हमने कुछ देर पहले समझ लिया
कि जो अकाउंटिंग होते हैं वो 3 प्रकार के थे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब जानेंगे कि अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखते हैं बच्चों। अकाउंट जो बच्चों होते हैं ना, ये भी आपको 3 प्रकार के होते हैं। पहला बोलते हैं पर्सनल अकाउंट, फिर होता है बच्चों रियल अकाउंट, फिर होता है बच्चों नॉमिनल अकाउंट। ठीक है बच्चों, पर्सनल अकाउंट जो है ना, ये भी आपको 3 प्रकार के होते हैं। पहला को बोलते हैं हम लोग नेचुरल अकाउंट। बच्चों नेचुरल अकाउंट वो होते हैं जो इंसान के बच्चे हैं। कहने का मतलब मिस्टर, मिसेस या मिस। ठीक है, दूसरा है बच्चों आर्टिफिशियल अकाउंट। ये वो अकाउंट है, आर्टिफिशियल अकाउंट वो अकाउंट है जिसे बनाया तो है इंसान ने, लेकिन आज उनकी अपनी पहचान है। आज उनका लेवल अपना अलग लेवल पे है। आज वो इंसानों से ख्याति के मामले में इंसानों के बराबर के लेवल पे है। वो है बच्चों आर्टिफिशियल अकाउंट। क्या होते हैं आर्टिफिशियल अकाउंट, समझते हैं। आर्टिफिशियल अकाउंट बच्चों है, जैसे कि आप मान लेते हैं कि रेड चिप जूते की एक कंपनी है। इसे बनाया किसने? इसे बनाया है इंसान ने, लेकिन आज इसकी एक अपनी लेवल है, एक अपनी ब्रांड है, मैकडी। ओहो सर, नाम लेते ही पानी आ गई मुंह में। मैकडी ये एक इंसान द्वारा बनाई हुई कंपनी है, ब्रांड है, लेकिन आज ये एक अलग लेवल पे है, इसकी अलग ख्याति है, इसको आज सभी जानते हैं, है ना। माने बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसे बनाया किसी इंसान ने बॉडी, लेकिन आज इसकी एक पहचान अपने अलग लेवल पे है। तो ये हो गया आर्टिफिशियल अकाउंट। इसको जनरली बच्चों मेसर्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तीसरा होता है बच्चों रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या बच्चों? ये ऊपर किसी न किसी पार्टी को, या तो वो आपको पर्सनल हो या फिर आर्टिफिशियल हो, इन दोनों को डिनोट करने का काम करता है, इंडिकेट करने का काम करता है। जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंस या प्रीपेड इनकम। प्रीपेड इनकम को ही बच्चों अनअर्न्ड इनकम भी बोलते हैं। प्रीपेड इनकम को ही अनअर्न्ड इनकम भी बोलते हैं बच्चों। मतलब मैं काम तो कर चुका हूं, लेकिन उसकी कमाई भी मेरे पास में नहीं आई है। तो प्रीपेड इनकम किसकी होगी? या तो पर्सनल की होगी, आर्टिफिशियल की होगी। ड्राइंग्स कौन निकालेगा? वो कंपनी के जो ऑनर होंगे, जो कंपनी होगी, या वही विड्रॉ कर सकता है। कैपिटल या तो किसी पर्सनल के होंगे, या तो किसी फिर आर्टिफिशियल के होंगे। तो ये जो डिनोट करने का काम करता है, ये जो रिप्रेजेंट करने का काम करता है, यही रिप्रेजेंट अकाउंट में आता है। तो इसके अंदर क्या है बच्चों? प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग किसको दिया भाई? तो ये भी रिप्रेजेंट का काम आता है। ठीक है, उसके बाद ड्राइंग्स हो गया, कैपिटल हो गया, है ना बच्चों। तो ये हो गया आपको रिप्रेजेंट का काम। कोई दिक्कत बच्चों पर्सनल अकाउंट को समझने में? कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। आते हैं बच्चों रियल अकाउंट पे।
रियल अकाउंट को बच्चों दो भाग में नॉर्मली बांटा गया। एक का नाम दिया टेंजिबल और एक का नाम दिया है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल, टेंजिबल मतलब क्या? टेंजिबल मतलब हुआ जो दिखाई दे, जिसको छू सके, जिसको टच कर सके, ये वैसी संपत्ति है। तो जैसे कि बच्चों बिल्डिंग, मशीनरी, ठीक है, और या फिर आप बोल सकते हैं GENERAT जनरेटर। वैसे जनरेटर भी जो आपको मशीनरी में आई गई है। तो ये जो खास करके सेट्स है, ठीक है, ये जो कि दिखाई देते हैं, जिसको छू सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, ये बच्चों आपको हो गया टेंजिबल अकाउंट में। इनटेंजिबल क्या है? इनटेंजिबल बच्चों वो है जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसकी पावर जो होती है वो बहुत बड़ी होती है ना बच्चों? लेकिन इसकी पावर बहुत बड़ी होती है। ये जो होता है इंटेंजिबल अकाउंट के जो पार्ट है ना, ये स्वामी भक्त होता है। मतलब अपने कंपनी का ना बहुत बड़ा भक्त होता है, अपने डायरेक्टर का ना बहुत बड़ा भक्त होता है। जहाँ जहाँ ये कंपनी जाएगी, ये उसके पीछे पीछे चला जाता है, ठीक है। तो अपने पीछे पीछे चले जाना, इसका मतलब क्या? कहने का मतलब बच्चों कंपनी की गुडविल से है, बच्चों कंपनी की कॉपीराइट से है। तो इंटेंजिबल में आता है, ये दिखाई नहीं देते लेकिन इसकी पावर बहुत बड़ी होती है। ये क्या होता है बच्चों? कॉपीराइट। ये होता है बच्चों गुडविल। ये क्या होता है बच्चों? ट्रेडमार्क, है ना। अच्छा, क्या इसका मतलब बच्चों? हम जब भी किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान पे जाते हैं तो हम बात करते हैं एलजी की, सैमसंग की, सोनी की। ये तीनों ब्रांड है। ये यानी इन तीनों के बारे में जो ट्रेडमार्क है, जो इसकी गुडविल है ना, इसकी ख्याति जो है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आज एलजी या सैमसंग बिहार में बिके या दिल्ली में बिके या मुंबई में बिके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर कोई जानता है। तो ये कंपनी की ना गुडविल है, उनकी गुडविल इतनी बन चुकी है कि उसे हर कोई जानता, हर कोई उसे आसानी से परचेज करता है। तो इसको बोलते बच्चों इनटेंजिबल में ही आते हैं। अच्छा, अब बचता है बच्चों हमारा नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट बेसिकली जो होता है ना, वो एक्सपेंस या फिर लॉसेस या फिर गेन, ठीक है। इन चीजों को डेडिकेट करता है। एक्सपेंस एंड गेन्स, लॉस एंड प्रॉफिट, ठीक है। तो ये जो है डिनोट जिस एक्सपेंस, अब जैसे कि एक्सपेंस हो गया, हमने सैलरी दिया, एक्सपेंस हो गया। हमने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की, हमारा एक्सपेंस हुआ। हमने ट्रांसपोर्ट पे पैसे खर्चा किए, वो हमारा एक्सपेंस हुआ। तो ये जो है हमारे एक्सपेंस के पार्ट है। बैंक से हमें इंटरेस्ट मिला, हमारे लिए वो प्रॉफिट है। सेविंग अकाउंट से कुछ इंटरेस्ट मिल रहा, प्रॉफिट है। तो ये जो प्रॉफिट और लॉस या एक्सपेंस की जो भी बात होती है ना, सारे नॉमिनल में होती है। जब हम अपना अकाउंटिंग का पार्ट 3 लाएंगे तो उसमें इसको हम और ज़्यादा क्लियर करेंगे। अब देखते हैं बच्चों कि यहाँ हमने बेसिकली ये समझ लिया कि पर्सनल क्या है, रियल क्या है और नॉमिनल क्या है। अब हम इसको मिटा रहे हैं। अब पर्सनल, रियल और नॉमिनल के कुछ एग्जाम्पल के बारे में अभी हम यहाँ समझने वाले हैं। तो आप देखते रहिए बच्चों और बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। पर्सनल अकाउंट में बच्चों क्या होता है ना कि ये कोई भी नाम से है। जैसे किसी का नाम है अजय कुमार,
ये पर्सनल अकाउंट है। ठीक है बच्चों, किसी कंपनी का नाम है, मान लेते हैं OLX इंडिया, ये पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, जिस किसी का भी नाम है, जो भी एनी नेम जो होंगे, जो किसी नाम से एनी नेम अकाउंट, जो किसी नाम से जो भी अकाउंट होंगे वो आपको पर्सनल अकाउंट में आएंगे। ठीक है बच्चों, और पर्सनल अकाउंट में ये आएंगे तो इसके लिए कैसे समझेंगे पर्सनल अकाउंट और क्या इसका अकाउंटिंग में ट्रीटमेंट होता है, उसके लिए गोल्डन रूल है, वो भी आपको हम बताएंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं कि पर्सनल अकाउंट क्या है। जो भी नाम है बच्चों, ये पर्सनल अकाउंट हमारा। रियल अकाउंट, हमने वहाँ टेंजेबल इंटेंजेबल समझ लिया, अब रियल अकाउंट के कुछ अलग चीज़ के लेवल पे चलते हैं। कैश और बैंक, ये भी दो रियल अकाउंट है, और जिसका यूज बिजनेस को रन करने के लिए होता है। ये बिजनेस की चालू संपत्ति में से एक होती है रियल अकाउंट। यहाँ पे हम अकाउंट की बात कर रहे हैं बच्चों, तो ये रियल अकाउंट में कैश और बैंक आते हैं। ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट हमने समझ लिया, जो भी हमारे एक्सपेंस हैं, सैलरी। ठीक है, सैलरी के बाद क्या हो गए हमारे कन्वेंस। ठीक है, कन्वेंस के बाद क्या हो गया इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज क्या हो गया रिफ्रेशमेंट। ठीक है, इनकम में बच्चों क्या हो गया इंटरेस्ट रिसीव, हायर चार्जेज रिसीव्ड, या फिर अलग तरह की जो भी हमारे इनकम होंगे, अलग अलग पार्ट, वो जब हम अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे तब बताएंगे। लेकिन ये बेसिकली डिफाइन करता है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। आप बोलेंगे सर यहाँ आप तो कैश बैंक लिख रहे, पिछले वीडियो में आपने टेंजिबल और इंटेंजिबल समझाया था। तो बच्चों कैश या जो बैंक है ये भी आपको टेंजिबल में आएगा, क्योंकि इसको हम देख सकते हैं, इसको हम टच कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसके बाद हम अगले वीडियो में, जहाँ पे बात करेंगे इसकी फार्मूले की। ठीक है, क्या फार्मूला है और कैसे ये पर्सनल अकाउंट या रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट है ये आपको वर्क करता है। इसके लिए अकाउंटिंग में दिए गए हैं गोल्डन रूल, और गोल्डन रूल के अंदर ही डिफाइन किया गया है कि क्या कैसे वर्क करेगा नॉमिनल अकाउंट, कैसे वर्क करेगा पर्सनल अकाउंट और कैसे वर्क करेगा रियल अकाउंट। तो चलिए इसका एक एक डिफिनेशन देते हैं और समझते हैं इसके बारे में। बस जो पर्सनल अकाउंट जो है ना, इसके लिए जो इसका फार्मूला दिया गया, लेकिन उसको जानने से पहले आप ये ज़रूर जान लो कि इन तीनों को जो डिफाइन करने के लिए जो रूल दिया गया, उस रूल का नाम है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। क्या है बच्चों? गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। अब इसमें देखते हैं पर्सनल के लिए क्या है। तो बच्चों पर्सनल के लिए है डेबिट इज रिसीवर और क्रेडिट इज गिवर। ठीक है, पहले मैं रूल लिख दे रहा हूं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे इसके बारे में कि कैसे ये वर्क करता है। रियल के लिए है डेबिट व्हाट्स कम इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है बच्चों, तीसरा हमारा है नॉमिनल।
नॉमिनल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, इनकम एंड गेन्स, है ना बच्चों। तो अब इसके एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं एक ट्रांजैक्शन के अनुसार कि राम 1000 रुपीज बैंक में जमा किया। ठीक बच्चों, राम 1000 रुपये बैंक में जमा किया। क्या ट्रांजैक्शन? तो बच्चों यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है, हमने पिछले वीडियो में जाना था कि किसी भी ट्रांजैक्शन का दो नेचर होता है, किसी भी ट्रांजैक्शन का दो प्रकार से उसका इफेक्ट होता है। तो बच्चों इसका पहला इफेक्ट क्या होगा? पहला इफेक्ट ये होगा कि राम के पास से 1000 रुपया जो है ये जा रहा है। कोई दिक्कत बच्चों? और दूसरा इसका क्या होगा इफेक्ट कि बैंक में 1000 रुपये आ रहा है। कोई दिक्कत बच्चों? अच्छा, मैंने यहां कहा था कि जो बैंक के नाम, लेकिन अब यहां पे बैंक से मतलब हो गया रियल अकाउंट। ठीक है, क्योंकि राम हो गया पर्सनल अकाउंट और बैंक हो गया रियल अकाउंट। ठीक है, तो बच्चों राम के पास से 1000 रुपये जा रहा, तो मैंने यहां पे लिखा डेबिट इज रिसीवर और क्रेडिट इज गिवर। आपके पास जो आ रहे हैं, पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, आप जो प्राप्त कर रहे हैं, डेबिट इज रिसीवर, जो रिसीव करो उसको डेबिट करो, और आपके पास से अगर जा रहा है तो आप उसको फिर क्रेडिट करो। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, और वहीं पे रियल अकाउंट का आपका फॉर्मूला है कि डेबिट व्हाट्स कम इन, जो आ रहा है उसको डेबिट करो। अब जब आप गौर कीजिएगा तो यहाँ पे एक फंक्शन क्या है कि राम के पास से पैसे जा रहे हैं और बैंक में पैसे आ रहे हैं। तो यहाँ पे जरा फॉर्मूला बनता है कि क्रेडिट इज गिवर, जो दे रहे हैं आप उसको आप क्रेडिट करो। कहने का मतलब बच्चों ये हो गया कि यहाँ पे बैंक हमारा डेबिट होगा। क्यों? बैंक में पैसा आ रहा, डेबिट व्हाट्स कम इन। यहां पे राम है पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो अगर इसको पर्सनल अकाउंट ट्रीट किए तो जो पैसा दिया टू राम कर दीजिए, यानी कि राम से पैसे रिसीव किए और बैंक में जमा किए। कोई दिक्कत बच्चों? राम हो गया पर्सनल अकाउंट, और इस राम के हाथ से पैसे जा रहे हैं, राम के हाथ से पैसे जा रहे हैं, तो राम यहाँ पे क्रेडिट हो गया, इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, इसीलिए बैंक डेबिट हुआ और राम क्रेडिट हुआ। एक एंट्री और समझते हैं बच्चों, एक एंट्री समझते हैं कि बैंक से 2000 रुपया निकाला, मतलब विड्रॉ किया। अब इसमें बैंक और कैश ही है, दोनों चीज़ है, दोनों इसमें रियल अकाउंट का ही फार्मूला होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कैश विड्रॉ किए तो कैश मेरे पास आ रहा और बैंक का बैलेंस घट रहा, यानी बैंक का पैसा जा रहा। तो डेबिट व्हाट्स कम इन, क्या आ रहा है भैया? कैश आ रहा है, कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया, और मेरे पास से क्या जा रहा है बच्चों? बैंक का पैसा जा रहा, तो टू हो गया बच्चों बैंक अकाउंट। कोई दिक्कत? इसे समझने में यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं? एक और जो हमारा फॉर्मूला है नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, एक इसका भी फॉर्मूला लेते हैं, देखते हैं बच्चों। अब क्या है, मानिए कि हम कैश में 5000 रुपये सैलरी दिया। ठीक है बच्चों, सैलरी दिया। सैलरी क्या है बच्चों? हमारा एक्सपेंस हो गया, कैश हमारा हो गया 5000।
यहाँ पे क्या हो रहा है, सैलरी जो हमारा खर्चा है वो हम दे रहे हैं और कैश अपने हाथ से निकल रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या सैलरी दे रहे, सैलरी एक्सपेंस हुआ। फार्मूला कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, कोई दिक्कत? फार्मूला कह रहा है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, यानी सीधी सी बात है कि सैलरी जो हमारा डेबिट हो जाएगा। और कैश क्या हो गया बच्चों, रियल अकाउंट का फार्मूला कैश हो गया। रियल अकाउंट के अंदर हमारा कैश आता है और बोलता है क्रेडिट वाज गोट आउट, किसमें, यानी आपके हाथ से जो निकल रहा, जो आपके हाथ से जा रहा उसको क्रेडिट कर रहे हो। हम सैलरी दे रहे हैं तो बदले हमारे हाथ से कैश निकल रहा, तो इसी कारण बच्चों यहाँ पे टू कैश अकाउंट, यानी कैश हमारा यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। इन फार्मूलाओं को समझने में बच्चों कोई दिक्कत? उम्मीद है कि आपको इससे समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर होता है तो आप प्लीज़ उसका कमेंट इस वीडियो में ज़रूर डालें, ताकि मैं इसको और आसानी से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।